एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श। और रोज की तरह मूल निवासी बहुजन समाज से जुड़े हुए मुद्दे पर आज साथियों चर्चा करेंगे। जो साथी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनसे सर्वप्रथम रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अपनी टाइमलाइन पर इसको शेयर कीजिए और फिर वहां से इसको देखिए। और फेसबुक पर आप विभिन्न ग्रुप में अगर शामिल हैं तो उन ग्रुप में भी आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। ठीक इसी वीडियो के नीचे शेयर बटन का ऑप्शन है, वहां से क्लिक करके आप राइट पोस्ट करके वीडियो में आप वीडियो को विभिन्न ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube से देख रहे हैं तो YouTube के भी साथियों को रिक्वेस्ट है, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेंजर, टेलीग्राम, जो भी मैसेंजर आप इस्तेमाल करते हैं वहां से अपने मित्रों तक इस कार्यक्रम को आप जानकारी भेजिए। और अगर आपने YouTube पर एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। फेसबुक को आपने लाइक और फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक के पेज को भी आप लाइक और फॉलो कीजिए। हमारा पेज है एमएनटी न्यूज नेटवर्क, इसको आप लाइक और फॉलो कीजिए। साथियों, आज का जो विषय है महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि 9 जून को धरती आबा जननायक बिरसा मुंडा का स्मृति दिवस है। इस अवसर पर आज से हम 3 दिन तक लगातार हम चर्चा करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर के। आज का जो विषय है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। आज का विषय है आदिवासी हिंदू नहीं प्रकृति पूजक हैं। विषय को पुनः एक बार देखिए, आदिवासी हिंदू नहीं प्रकृति पूजक हैं। इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर उमेश चंद्र गोंड सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मूल निवासी संघ के। मूल निवासी इंजीनियर RL ध्रुव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाम से। और मूल निवासी बुद्धन तिग्गा जी सरना धर्मगुरु हैं झारखंड से। इंटरनेट के कारण से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की, उनको कार्यक्रम के साथ जोड़ने की। पुनः एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट हम करेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए। जो नए नए साथी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, मैसेंजर पर और व्हाट्सएप पर। यह कार्यक्रम फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर लाइव है। अगर आपके घर का टीवी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है तो उस टीवी पर भी यह कार्यक्रम आप इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब या फेसबुक पर देख सकते हैं। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर एमएनटी न्यूज नेटवर्क, वहां से आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। साथ ही आपको हम बता दें कि हम प्रत्येक रविवार का जो हमारा पर्सपेक्टिव कार्यक्रम होता है उसका समय जो है अभी बदल गया है। उस पर्सपेक्टिव के कार्यक्रम को हम जो है रविवार को प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे कर रहे हैं। और उसकी जगह जो रात को कार्यक्रम हमारा होता था प्राइम टाइम में पर्सपेक्टिव, उस कार्यक्रम की जगह हम पैनल डिस्कशन इंग्लिश में एमएनटी इंग्लिश वीकली शुरू हो गया है। कल इसका पहला एपिसोड था और इस कार्यक्रम को हमने कल से शुरुआत की है। तो अभी साथियों, हमारा जो एमएनटी न्यूज नेटवर्क के जो विभिन्न चैनल है, हिंदी में, मराठी, तेलुगु, उत्तराखंड संवाद है, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में, और इंग्लिश वीकली के अलावा हम पंजाबी में मूल निवासी चेतना ये चैनल जारी हैं। तो साथियों, इन सभी एमएनटी न्यूज नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश भर में हम कार्यक्रम कर रहे हैं और विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों को की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हमारे जो आज के वक्ता है उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश चंद्र गोंड सर, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय मूल निवासी सर। जय भीम, जय मूल निवासी। आपके साथ शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम में RL ध्रुव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंटरनेट की शायद उनके यहाँ पर कुछ दिक्कत है, तुरंत वो जुड़ जाएंगे। तब तक अब गोंड सर, आपसे हम जो आज का विषय है आदिवासी हिंदू नहीं प्रकृति पूजक है, इसको लेकर के काफी सारे मुद्दे आपके साथ डिस्कस करने हैं, आप सभी पैनलिस्ट के साथ। खास करके आदिवासियों को आजकल हिंदू बताने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से, और उनमें एक प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर कि वो जो ब्राह्मणवादी जो कुछ परंपराएं हैं या ब्राह्मणवादी कुछ कर्मकांड है उसको वो स्वीकार करे और अपने आप को हिंदू के नाम पर वो बताएं। इस प्रकार से हो रहा है, खास करके जनगणना के वक्त ये तो बहुत तेजी से ये बात होती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आदिवासी हिंदू नहीं प्रकृति पूजक हैं, ये जो मतलब सिद्धांत है या ये जो विषय है,
इसके शुरुआत में आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों ये चर्चा आज करना जरूरी है? जी, गौड़ सर। माफ कीजिए, उनके साथ भी हमारा संपर्क शायद नहीं बन पा रहा है। वो तुरंत जुड़ जाएंगे हमारे साथ, गौड़ सर। अगर ध्रुव साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ध्रुव सर से हम ये बातचीत आगे बढ़ाना चाहेंगे। जी, ध्रुव सर के साथ संपर्क हमारा बन नहीं रहा है। गौड़ सर के साथ हम ये चर्चा आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, गौड़ सर, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? इंटरनेट की आज दिक्कत है साथियों। जो साथी नए नए जुड़ रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि विस्तार से आज इस प्रदीप जी, विषय पर आपकी हम आवाज चर्चा बीच करने में वाले हैं, आदिवासी हिंदू नहीं। जी जी जी, गौड़ सर। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। प्रदीप जी, बीच में इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था और हमको लग रहा है 10-15 सेकंड के लिए आपकी आवाज नहीं मिल रही थी, लेकिन विषय पे हम बात करेंगे। साथियों, जो ये विषय है, इस विषय में 3 रिमार्केबल वर्ड हैं: आदिवासी, हिंदू और प्रकृति पूजक। आदिवासी शब्द को अगर हम संवैधानिक लहजे में देखते हैं तो आर्टिकल 366 सब पार्ट 25, जिसमें परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल जनजातियों या उनके पार्ट और किसी की बात नहीं कर रहा है। न वो किसी जाति की बात कर रहा है, न किसी रेस की बात कर रहा है, न किसी समुदाय की बात कर रहा है। वहां से जो अनुसूचित जनजाति है, जिनको संविधान की डिबेट में जब जयपाल सिंह मुंडा जी ने डॉक्टर अंबेडकर साहब से कहा कि आपने आदिवासी की जगह ट्राइब्स, आदिवासी की जगह शेड्यूल यूज किया है, तो उस समय बाबा साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से उनको बताया कि संवैधानिक रूप से ये जो है किसी कानून द्वारा आदिवासी शब्द नहीं आता। ये एक सामान्य शब्द है, जैसे अनटचेबल, अछूत, एक सामान्य शब्द है, वो किसी को भी किया जा सकता है। लेकिन जो हमको चाहिए, जिसकी एक कानूनी परिभाषा हो, कोर्ट के अंदर हम स्टैब्लिश कर सकें कि ये कौन है, इसलिए शेड्यूल शब्द का प्रयोग किया है। और शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, यानी वो जनजातियां जिनको अनुसूचित किया गया, जिसको शेड्यूल किया गया, लिस्ट में किया गया, इससे आपके कानूनी पहचान बनती है। अब ये एक संवैधानिक परिभाषा हो गई आदिवासी की, जिसको हम आज शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, संवैधानिक लहजे में करते हैं। यह आवश्यक भी था, क्योंकि संविधान कुछ न कुछ बेनिफिट देने जा रहा है, कुछ देने जा रहा है, तो वहां उस समुदाय की, उसकी पहचान होनी जरूरी है। तो ये चीज कही बाबा साहब ने। अब एक शब्द आता है हिंदू और एक शब्द आता है प्रकृति पूजक। तो आदिवासी हिंदू नहीं, इसका मतलब यहां हिंदू कहा किसको जा रहा है? भारत का कोई भी एबोर्जन, कोई भी इंडिजीनियस, वो हिंदू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है।
लेकिन सामान्य तौर से इसका प्रसार इतना हुआ कि इसको धर्म के रूप में ले लिया गया। तो फिर यहां के एबोरिजिनल का धर्म क्या है? तो एबोरिजिनल का जो धर्म है वह कोई धर्म, तो वो रूढ़ी क्या है? अगर हम ट्राइब्स की बात करते हैं, आज हम ट्राइब्स की बात, और जो ट्राइब्स भी निकला है और ओबीसी भी निकला है। तो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये तीनों जो दिए गए, ये उनकी सामाजिक और शैक्षिक अवस्था के ऊपर और समाज में उनकी क्या प्रतिष्ठा थी उसके आधार पे एक संवैधानिक डिवीजन किया गया है। सारे के सारे इस देश के अबोरिजिनल। तो अगर एबोरिजिनल हैं, हम सभी एबोरिजिनल हैं, तो हमारी एक रूढ़ी चलती थी। अब वो आज से नहीं, इवन सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं, वो तो सभ्यता जो डिग आउट की गई है वो मिला है। उसके पहले से, बहुत पहले से हमारी कुछ न कुछ परंपराएं रही हैं सामाजिक जीवन जीने की। और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आज स्टैब्लिश कर लिया गया कि ये 8,500 साल से पुरानी सभ्यता है, आर्यों के आगमन के 6,000 साल पुरानी सभ्यता है। इसका मतलब कि अगर वो 6,000 साल पहले के वहां अवशेष मिल रहे हैं और इतने उन्नत, तो वो एक दिन में उन्नत नहीं किए होंगे, उसको उन्नत करते भी हजारों, 2,000, 10,000 साल लगे होंगे, तब वो उस स्थिति में आया होगा। कई बार प्रकृति चेंज हुई होगी। तो निश्चित रूप से उनके रहन सहन, दूसरे शब्दों में हम कहें उनके अपने कल्चर, उनकी अपनी सिविलाइजेशन थी। और जब सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन होते हैं, उसके बाद बौद्ध वैदिक काल आता है। वैदिक काल के बाद जो है फिर से बौद्ध काल आता है। ईसा से 563 के पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जबकि वो 28वें बुद्ध होते हैं, यानी कि ये बुद्ध परंपरा चली आ रही है। तो उसमें हमारे कल्चर और हमारी रूढ़ियां क्या थी। इवन हम केवल बौद्ध काल को ले लें तो वहां से हम देखते हैं कि हम सभी प्रकृति पूजक हैं। वी डिपेंड्स ऑन नेचर, वी डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। जो जमीन है, हवा है, पानी है, ऊर्जा है, गर्मी, और ये जो अनंत आकाश पोकरण, ये और इनके अंदर जीव जगत, वनस्पति हो सकती है, जीव जंतु, कीट पतंगे, ये सारे हो सकते हैं। तो ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमारी प्रकृति है। तो हम प्रकृति का जो संरक्षण करते हैं, उस प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति का सम्मान, बहुत सारी किंवदंतियां भी जुड़ जाती हैं समय के साथ साथ। तो जो ट्राइबल है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, झारखंड में हो, इनके फेथ प्रकृति में है। क्या हम सारे ही एमिनिस्ट हैं। इसलिए 1871 से लेकर के 1931 तक की जनगणना में आदि को, जो
ट्राइबल यहाँ के हैं, उनको ट्राइब्स, ट्राइबल, एबोरिजिनल, एमिनिस्ट, इस तरह के आधार पर जब आरएसएस ने कह दिया कि आदिवासी पार्ट है, इनकी जनगणना हिंदू से, और आग लगी। एक तो कहा अलग अलग धर्म कोड की मांग की जा रही थी ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में, है हिंदू में जनगणना की जाए, और उसको लेकर के दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुए, झारखंड में धरना प्रदर्शन हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, सभी जगह हुए, और सभी जगह के प्रतिनिधि जाकर के कि और एक बात पे वो इकट्ठा हुए कि हमारे जनगणना में ट्राइबल जो हमारा 1871 से 1931 तक की जनगणना में दिखाया जा रहा है, उसमें कोई भी आप एक हमारे लिए रिलीजियस कॉलम में दीजिए। 1941 की जनगणना डिस्क्लोज नहीं की गई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते जो है, और 1951 की जनगणना में आप देखेंगे एक अन्य का कॉलम दिया गया, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अतिरिक्त एक अन्य धर्म का कॉलम दिया गया। और तब क्या हुआ कि जो ट्राइबल के थे, जिनका इन चारों से कोई धर्म नहीं था, तो उन्होंने अपने को अन्य लिखा। लेकिन 1961 की जनगणना में जाके वो अन्य का भी कॉलम हटा दिया जाता है। अब आदमी की मजबूरी हो जाती है कि जब 4 चॉइस है तो उसमें किस चॉइस को जाएंगे, तो वो किस चॉइस को जाएंगे। अब कोई नहीं पूछता, भाई मुसलमान कोई नहीं बना, सिख यानी पगड़ी वाला रहेगा तो बात अलग है, सिख भी नहीं बने ट्राइबल, मुसलमान नहीं बने, क्रिश्चियन नहीं बने। जो ट्राइबल क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट किए थे उन्होंने अपने को क्रिश्चियन लिखा, जिन्होंने मुस्लिम अडॉप्ट किया तो उन्होंने मुस्लिम लिखा, और नहीं तो लगभग 1961 से लेकर आज तक में तक संपत्ति में अधिकार अधिनियम, ये जो बने हुए हैं, इन अधिनियमों तो ये हिंदू नहीं है। अब ये प्रकृति पूजक कैसे हैं? जी, अब इसमें देखिए, ट्राइबल कहीं के भी है, पूरे देश के, उनकी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जो उनको टोटेमिक व्यवस्था हम लोग कहते हैं, टोटम्स कहते हैं, इस टोटम्स में उनको जो टोटम्स के जो चिन्ह दिए गए हैं, इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उन चिन्हों वाले वनस्पति, जीव जंतु करें। ये क्यों डाला गया? इसलिए कि जब ये व्यवस्था बनी थी तो मैक्सिमम आबादी जीव जंतुओं वनस्पतियों के ऊपर निर्भर थी, खेती पर निर्भरता बहुत ज्यादा नहीं थी। तो अगर ये संरक्षण नहीं करेंगे और सारे के सारे लोग इनका भक्षण करेंगे तो फिर एनवायरनमेंट हमारा जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, हमारा पर्यावरण डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उस पर्यावरण को संरक्षण के लिए टोटेमिक व्यवस्था के अंतर्गत इनको यह दिया गया कि आपके टोटम्स के जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों वाले पेड़ पौधे, लता, औषधि वृक्ष, औषधि पौधे, जानवर,
चाहे वो आकाश में उड़ने वाले हों, जमीन पे चलने वाले हों, या पानी में रहने वाले हों, या दोनों से हों। तो इनका संरक्षण करना है। तो अब आप देखिए, इनका जो संरक्षण भी करना है, तो ये संरक्षण को इस तरह दिया गया कि उन्हें उनका सम्मान भी करना है। उसके ऊपर इनके उत्सव होने लगे। जैसे हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में चलते हैं, पोला एक उत्सव आता है जिसमें हमारे जो घर के मवेशी होते हैं, जिनसे हम खेती बाड़ी में काम लेते हैं, दुधारू पशु होते हैं, उस दिन उनको खिचड़ी खिलाई जाती है, औषधि खिचड़ी खिलाई जाती है। उनके जो पैर होते हैं, खुर होते हैं, उनको धोया जाता है, हल्दी से धोया जाता है और तेल लगाया जाता है, शरीर को तेल से मालिश की जाती है। और झारखंड में तो ऐसा भी रिवाज है कि बृहस्पतिवार के दिन उन जानवरों से कोई काम नहीं लिया जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी। तो ये क्या है? एक सम्मान देना, एक साहचर्य, एक सहवास, ये बताता है। तो ये हम प्रकृति के ऊपर निर्भर है, उन जीव जंतुओं पर निर्भर है, तो उनको हम सम्मान दे रहे हैं, हम उनका भक्षण नहीं कर रहे हैं। यही सब पूजा। जबकि हिंदू, एक चीज और मैं बताऊंगा, ट्राइब्स, जनजाति के अंदर टोटमिक व्यवस्था है। ये जाति नहीं है, दिस इज नॉट द कास्ट। लेकिन हिंदू के लिए बाबा साहब ने कहा हिंदू मतलब कास्ट, और कास्ट भी क्या? लेयर वाइज, क्रमिक असमानता वाली जातियां, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, फॉलोड बाय क्षत्रिय, फॉलोड बाय वैश्य, फॉलोड बाय शूद्र, फॉलोड बाय अतिशूद्र। तो इनके वेदों में तो शूद्र तक की कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनके जो व्यवहार होने लगे तो अतिशूद्र का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो आप देखिए वहां ये व्यवस्था है। लेकिन ट्राइबल कल्चर के अंदर, ट्राइबल कलाचार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वी आर एट वन होरिजन, एट वन प्लेटफॉर्म, और यहां समता है, यहां गणतंत्र है। जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा के भाषण में कहा, आप सब यहां जो बैठे हो, आप हमें लोकतंत्र सिखाना चाहते हो, हमें आपसे लोकतंत्र नहीं सीखना, हम पहले से ही लोकतांत्रिक है, वो आपको हमसे सीखना होगा। आप यहां सब जो बैठे हो, आप सभी दिक्कू हो, बाहरी हो, आक्रामक लोग हो, और आपने हमारे लोगों को बंधन बना करके, उन्होंने लिखा था 6000 साल से हमारा उत्पीड़न कर रहे हो। लेकिन आज ये समय नहीं, एक नया भारत निकल के आ रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है, और इसमें हमको लगता है कि पुरानी बातों को भूलकर हमें एक समता मूलक व्यवहार, एक दूसरे पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ना होगा, जिसमें एक नए भारत का सृजन होगा। लेकिन साथियों, जो शंका जयपाल सिंह मुंडा जी ने दी थी, वो शंका सत्य हो रही है। जो अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइब्स के लोग जाति नहीं है, उनको जाति घोषित किया जा रहा है। जो इनका धर्म नहीं है हिंदू, इनको हिंदू धर्म में काउंट किया जा रहा है। यानी बेईमानी, खुले आम बेईमानी ये किया जा रहा है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो वर्तमान शासक वर्ग जो इस कास्ट हिंदूज है, इनके ऊपर विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। उसके पहले वो विश्वास करने लायक नहीं थे, जिसके बाद संविधान सभा में आए, और संविधान सभा के बाद भी देखिए उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग आगे के डिस्कशन में आएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आरएल ध्रुव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएल ध्रुव जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, माइक ऑन करके कृपया आज के विषय पर अपने वक्तव्य रखें। आदिवासी हिंदू नहीं बल्कि वे प्रकृति पूजक हैं। जी आरएल ध्रुव सर। ध्रुव सर, आरएल ध्रुव जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? आरएल ध्रुव जी, माइक ऑन करके अपनी बात रखिए। ध्रुव सर,
ध्रुव सर, आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो ध्रुव सर। नहीं, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। ध्रुव सर, आवाज पहुंच रही है आपको? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। झाकड़ी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जी, ध्रुव सर, हेलो ध्रुव सर, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? ध्रुव सर, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। झाकड़ी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात रखें। ध्रुव सर, ध्रुव सर, ध्रुव सर, अपनी बात रखें। जी, नहीं पहुंच रही उन तक आवाज। कृपया अपनी बात रखें झाकड़ सर आज के विषय पर। आदिवासी हिंदू नहीं, वे प्रकृति पूजक है। जी। सबसे पहले मैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही प्रासंगिक और एक सही जो विषय है वो इस दौर में रखा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी श्रोताओं से भी गुजारिश करूंगा। और दूसरी बात, हमारे पूर्व वक्ता जो है, मेरे से पहले जो अभी जिन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने उसमें संशोधन भी किया है। उनकी अपनी किताब भी है इसी विषय के अनुसार, और उन्होंने बहुत ही विस्तार से वैसे अपनी बात रखी। हालांकि आदिवासियों को हिंदू बनाने का षड्यंत्र है, क्योंकि हिंदू इस कल्चर में जो हिंदू की जो संस्कृति है, तो हिंदू की संस्कृति में जो जो चीजें हैं, तो उनमें से कुछ भी चीजें, यानी कि ऐसी एक भी चीज आदिवासियों में दिखाई नहीं देती है जो हिंदुओं की इसमें है। जो इन द नेम ऑफ हिंदू, जैसे अभी गोड साहब ने बताई बहुत सारी बातों का, यानी कि उन्होंने फर्क बताया, भेद बताया, तो उन सारी बातों को अगर देखा जाए तो ये सारा जो क्राइटेरिया जो हिंदू संस्कृति को अगर लगाते हैं, हम हिंदू संस्कृति का अगर क्राइटेरिया आदिवासियों के जीवन को लाते हैं, उनके व्यवहार को लगाते हैं, तो हमें कहीं भी आदिवासी जो है, आदिवासी और हिंदुओं का कहीं पर भी मेल मिलाप नहीं लगता। क्योंकि हिंदुओं की जो नींव है वो वैदिक परंपरा पर है, और वैदिक परंपरा जो है वो ब्राह्मणों से निर्मित है। जैसे कि वेदों का जो पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, वो जो है उससे, यानी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, बाहु से क्षत्रिय पैदा होता है, जंगा से जो पेट से जो है वो वैश्य पैदा होता है, और फिर पैर से जो है शूद्र पैदा होता है। तो ऐसी कोई अप्राकृतिक बात और ऐसी कोई अप्राकृतिक मान्यता आदिवासियों में नहीं है। और इसी आधार पर फिर उसमें जातियां हैं। जैसे अभी जातियों का बताया उन्होंने, क्रमिक विषमता भरी जो भी सामाजिक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में उपलब्ध है, वो भी आदिवासियों में नहीं है। आदिवासियों का अगर कोई समूह है तो वो उसके प्राकृतिक दृष्टिकोण से और उसका जो भौगोलिक पहचान जो है, उस भौगोलिक पहचान से वो जाना जाता है। उस भौगोलिक पहचान में वहां की जो भी भाषा विकसित हुई होगी, उस भाषा के अनुसार उसे जो भी कहा होगा, तो उसको, जैसे कि अभी मैं अभी मेलघाट में काम करता हूँ। मेलघाट ये जो एरिया है, ये भी ट्राइबल सब प्लान का एरिया है। यहाँ पे इसे एकदम बहुत ही ऐसा एरिया माना जाता है कि जिस एरिया में यानी कि ये आदिवासियों के लिए यहाँ पे कैसा एक्ट भी लागू है। यहाँ पे जो आदिवासियों की, यानी कि जिन आदिवासियों की यहाँ पे बस्ती है, तो उनको कोरकू कहा जाता है। मैंने पूछा कोरकू का मतलब क्या होता है, तो कोरकू का मतलब होता है लोग, यानी कि पीपल्स। तो मैं ये समझता हूं, जब तक, यानी कि जैसे कि गोंड का मतलब, गोंड साहब बताएंगे, उसके बारे में मेरे से ज्यादा बेहतर बताएंगे, तो वो गण से निकला हुआ शब्द है। कि ये पता है कि हमारे प्राचीन भारत में गण व्यवस्था थी, यानी कि जो समूह अलग अलग तरीके से रहते थे, अलग अलग व्यवसाय करते थे, अलग अलग उनकी जो भी क्योंकि जिसे हम कास्ट कहते हैं वास्तव में,
तो इंग्लिश में जिसे कास्ट कहते हैं, तो उसका जो डिक्शनरी मीनिंग और उसका व्यवहारिक मीनिंग अगर कुछ निकलता है तो वो निकलता है व्यवसाय या भूमिका, वो कास्ट होती है। और उस कास्ट के आधार पर, यानी कि वो सिंगल कास्ट विलेजेस तब रहते थे। सिंगल कास्ट विलेज यानी एक व्यवसाय करने वाले लोग, जैसे कि समझो एक शाक्य गण था तो वो कुर्मियों का गण था कि वो खेती बाड़ी करते थे, और दूसरा कोलीय गण था जिसके बीच में यानी कि युद्ध जो छिड़ा उसके लिए, यानी कि उसी युद्ध के दौरान, यानी कि वो जो युद्ध छिड़ने वाला था तो उसी के दौरान जो भी प्रसंग हुआ, तो उस प्रसंग में यानी कि उस जो घटना घटी, तो उस घटना में सिद्धार्थ को परिव्रजा लेनी पड़ी। तो हम देखते हैं कि कोलीय गण जो है, तो वो कोलीय गण का अपना व्यवसाय है, जो यानी कि शायद मच्छीमारी और ऐसा जो भी ये है, तो उस पर वो निर्भर है। यानी कि हर गणों का अपना व्यवसाय था, और उनका यानी कि वो सिंगल कास्ट विलेज था। उनका यानी कि एक व्यवसाय करने वाले लोग एक जगह पर रहते थे, लेकिन उनमें आपस में रोटी बेटी व्यवहार का पूरा यानी कि जो ये था, जो रीति रिवाज था, वो रीति रिवाज उसमें हमें दिखाई देता है। अब यही बातें हमें इधर जब हम वैदिकों में आते हैं तो उधर नहीं दिखाई देती है, और वैदिक परंपरा को ही आगे जाकर फिर अभी हिंदू परंपरा कहा जाता है। हिंदू परंपरा पर ज्यादातर जो भी प्रभाव है वो वैदिक, यानी कि वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का और उनकी पुराण कथाओं का है, जो पूर्णतः काल्पनिक है और प्रकृति के टोटली विरुद्ध है। यानी कि प्रकृति से कहीं पे मेल नहीं खाती। वो प्रकृति से मेल नहीं खाने वाले ऐसे सारे इनके विचार, इनके पुराण ग्रंथ, इनके वेद, इनके उपनिषद, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो इन द नेम ऑफ हिंदू के इसमें जो भी चलती है, तो वो कोई भी विचार, ऐसा कोई भी काल्पनिक विचार आदिवासियों में हमें दिखाई नहीं देता। इन द नेम ऑफ आदिवासी जो भी रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर अभी अंग्रेज आने तक जिन्हें हम आज आदिवासी कहते हैं और जिनकी संवैधानिक पहचान जो है वो शेड्यूल ट्राइब है, तो वे लोग ज्यादातर जंगलों में रहा करते थे। तो उन्होंने जंगलों का कभी सत्यानाश नहीं किया, उन्होंने कभी जंगल को खत्म नहीं किया। उन्होंने जंगल का जो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, उसका जो संतुलन है वो बनाए रखा है। और जैसे ही फिर जंगलों का कानून बनने के बाद में उल्टा, जंगलों का कानून बनने के बाद में जंगल जितने खतरे में है उतने, यानी कि उतने क्या बिल्कुल खतरे में नहीं थे जब ये जंगल का कानून यानी कि बनना था। जंगल का कानून अंग्रेजों ने बनाने के बाद में उसपे जो निर्बंध लगाए जंगल को संतुलित रखने के लिए, नियमित करने के लिए, तो इस पर जैसे ही फिर दिक्कू यानी कि जो मुंडा प्रजाति है, तो मुंडा जो भी ये लोग है, तो उन्होंने मुंडा समूह ने जैसा कहा ये दिक्कू जमींदार है, ये ब्राह्मण है, तो इन लोगों का जैसे वहां हस्तक्षेप हुआ जंगलों के बीच में अंग्रेजों के माध्यम से, जैसे ही उनका हस्तक्षेप हुआ तो उन्होंने जंगली प्राणियों की खाल से लेकर, तो जंगली प्राणियों की तस्करी से लेकर, फिर यानी कि अलग अलग वृक्षों की अलग अलग जो भी लकड़ा है उस लकड़ी की तस्करी से लेकर ये सारे धंधे किए हैं। और उसकी वजह से और धीरे धीरे जंगल को काटकर उन्होंने नगरीय आवाज जो है वो भी बढ़ाया है। तो इससे यह पता चलता है कि इन्हें प्रकृति का कुछ भी ध्यान नहीं है। प्रकृति का ध्यान जिन लोगों को नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में, यानी कि ऐसे लोगों का जो धर्म होता है वो आदिवासियों का धर्म कैसे हो सकता है? ये इसके उल्टा आदिवासी है। आदिवासी टोटल, यानी कि जिसे आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, वह हिंदू इस संज्ञा में बिल्कुल और बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो रहन सहन है, उसका जो कलाचार है, उसकी जो सभ्यता है वो पूरी तरह भिन्न है। तो इसलिए मैं ये यानी कि कहना चाहूंगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वे केवल और केवल प्रकृति पूजक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय झाकड़े सर। उमेश चंद्र गोंड सर, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ये आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात अभी आप रखें कृपया। जो आपका अधूरा रह गया था मुद्दा, जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे आप आगे बढ़ाएं। जी जी, धन्यवाद साथियों। अभी हमारे वक्ता माननीय झाकड़े साहब ने कहा गोंड के बारे में। गोंड साहब बताएंगे गोंड क्या है।
ये ब्राह्मणी व्यवस्था के अंदर गोंड को ट्राइब भी बोल दिया गया। वो ट्राइब का एक पार्ट है। गोंड एक जाति है जो ट्राइब में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है साथी। गोंड, जब गोंड है तो उसकी एक भाषा है, गोंडी भाषा। गोंडी भाषा में गोंडेला शब्द आता है। गोंडेला का मतलब होता है समूह में रहने वाले। और जब इस पृथ्वी पे जितनी खोजें हुई आज के 300-400 साल के बीच में, जो भी हिस्ट्री बनी, इसके अंदर इस भूभाग का यानी ल्यूरेशिया और गोंडवाना, इस पृथ्वी पे पहले दो भूभाग की कल्पना की गई कि ये दो भूभाग थे। और गोंडवाना फर्दर डिवाइड होकर 3 पार्ट में चला गया, तो टोटल ल्यूरेशिया का पार्ट जो है यूरेशिया और ल्यूरेशिया बना। तो ये 5 महाद्वीप हो गए, 5 कॉन्टिनेंटल। आप देखिए ये जो 5 कॉन्टिनेंटल हैं, जब हम गोंडी की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तकों ने पहले ही स्पष्ट किया 5 खंड धरती, 5 खंड धरती है। अब आप सोचिए कि ये इनका कब से उत्पत्ति हुआ होगा, जिन्होंने सोलर सिस्टम को समझा। पहांदी पारी कुपाल लिंगो, जिनको हम मुठवा, गुरु मुठवा कहते हैं। इवन जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदड़ो से जो सिक्के मिले, जो मुहरें मिली हुई हैं, एक मुहरों को हम लोगों ने बराबर अपने हिस्ट्री और के किताबों में देखा है, जिसमें आपको ध्यान होगा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके सर पे 2 सिंह जैसे दिखते हैं और उसके नीचे जो है वो जानवरों की आकृतियां दिखती हैं। उसके ऊपर जो शब्द लिखा है वो यही लिखा है कि यह मुठवा पहांदी पारी लिंगो है। तो अब आप समझिए कि कितनी उन्नत रही होगी वो चीज। जिसे पहले बताया धरती 5 खंड है, यानी कि 5 कॉन्टिनेंट आज हम लोग कह रहे हैं। और उससे 5 खंड बनने के पहले, जब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं टकराया था, जिससे चंद्रमा अलग हुआ और जो उथल पुथल हुई इस धरती के ऊपर, समुद्र ने जो पार्टीशन किया, जो आइलैंड्स बने, महाद्वीप बने, तो उसके पहले उसका नाम गोंडवाना था। यानी कि ये वो भाग है पृथ्वी का जहां समूह रहते थे, कबीले रहते थे। इससे बेहतर क्या होगा। और उसको हम गोंडी भाषा में गोंडेला बोलते थे। गोंडेला से गोंडवाना हुआ। उसी गोंडेला में रहने वाले, गोंडेला प्रथा में रहने वाले लोगों को गोंड बोला गया और आज वो गोंड को जाति बना दिया गया। जबकि गोंड क्या है, ये भौगोलिक पहचान है। मान्यता क्या है, ट्राइब्स की मान्यता है। जैसे अभी झाकड़े साहब ने बताया कि सनातनियों की मान्यता है कि पुरुष सूक्त के अनुसार वो एक खोपड़ी से पैदा हुआ, एक पेट से पैदा हुआ, एक बाजुओं से पैदा हुआ, एक पैरों से पैदा हुआ। लेकिन ट्राइब में ये मान्यता नहीं है। ये सीधा कहते हैं कि हम सल्ला और गागरा शक्ति के प्रादुर्भाव से, ये वो शक्ति जो अपने प्रकृति में विपरीत लेकिन एक दूसरे की पूरक है। सल्ला यानी पिता शक्ति, गांगरा यानी माता शक्ति। हम पिता और माता शक्ति से प्रादुर्भावित जीव हैं। हम कोया हैं। कोया का एक मतलब गर्भ होता है, एक मतलब गुफा भी होता है। तो हम गर्भ से पैदा हुए हैं। प्रकृति में देखिए, जो भी पैदा होता है वो गर्भ से ही पैदा होता है। शुरुआती दौर में हम कहां रहे, हमने अपने को कोया वंश कहा, कोयतुर कहा, यानी गुफाओं में भी रहने वाला, गर्भ से पैदा होने वाला, गुफाओं में रहने वाला। और गुफा में एक आदमी नहीं रहता था, समूह रहता था। तो ये इसकी एक पहचान है। उसके आगे जब सामाजिक व्यवस्था को बनाया गया, जिसमें पूरा श्रेय पहांदी कुपाल लिंगो जी को जाता है, इन्होंने कहा
कि ये सामाजिक व्यवस्था नहीं है, लोग जानवरों जैसा आचरण कर रहे हैं। सभ्यता जैसे जैसे उन्नत होती गई, लोगों की सोच बढ़ती गई और उन्होंने व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने गोत्र बनाए। और वो गोत्र क्या, तो उन्होंने 12 गोत्र बनाए और एक गोत्र को 100 उप गोत्र दिए और इस तरह से 7 गोत्रों के में 700 गोत्र हुए और 5 गोत्र को 10-10 उपगोत्र दिए, तो ये टोटल 750 गोत्र हुए। और इन 750 गोत्र को उन्होंने एक गोत्र को 3 टोटेम चिन्ह दिए, 3 गोत्री चिन्ह दिए, जिसमें वनस्पति, जीव जंतु ये हैं। और उसमें यही चीज डाली गई कि आप इनका संरक्षण करेंगे और जिनको ये गोत्र चिन्ह दिए गए हैं वो भक्षण नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए जब हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जाते हैं, इवन महाराष्ट्र जाते हैं, उस क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं किसी का सरनेम मरकाम, तो उसको मुख्य कबीला उसका क्या होगा, गोंड, और उसमें उसका गोत्र हो गया मरकाम। तो मरकाम का क्या मतलब हुआ, मरक मरका का मतलब हो जाता है आम, मैंगो, और आम का मतलब हो जाता है वृक्ष, यानी आम के पेड़ का संरक्षक। अगर आप किसी का सरनेम पाते हैं कच्छप, कच्छप का मतलब होता है कछुआ, टॉर्टोइस, वो उसका संरक्षण करता है। किसी का आप पाएंगे मीना, मीन यानी मछली। किसी का आप पाएंगे शौनार यानी जंगली कुत्ता। किसी का पाएंगे आप नेताम, कुत्ता। किसी का पाएंगे चंदेल, गिलहरी, लाइक दैट। तो इस तरह की चीजें बनी हुई है। ताड़ाम यानी ताड़ के पेड़ का संरक्षण करने वाला। श्याम जो सुअर है, पिग, उसका संरक्षण करने वाला। इस तरह के जितने जीव जंतु हैं, इनके संरक्षण पे चीज चल रही है और इन्हीं की वो अपने टोटेम्स के प्रति पूरा एक विश्वास रखते हैं, एक श्रद्धा रखते हैं और उनको वो सम्मान देते हैं। यही सम्मान हम कहते हैं प्रकृति पूजक है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रकृति में है। जबकि सनातनियों में जो गोत्र बांटा गया, सनातनियों ने जो गोत्र बांटा वो अपने पूर्वजों के नाम पर बांटे, प्रकृति के नाम पे नहीं, पूर्वजों के नाम पर। और इन्होंने अपने पूर्वजों को क्या कहा, इन्होंने कहा ये खोपड़ी से पैदा हुए हैं तो बाजू से पैदा हुए हैं, तो पेट से पैदा हुए हैं तो पैर से पैदा हुए हैं, एंड टोटली अननेचुरल, अप्राकृतिक। तो हिंदू धर्म, जो कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातनी धर्म है, ब्राह्मणी धर्म है। ब्राह्मणी धर्म को कभी सनातनी का जामा पहनाया गया, कभी आर्य समाज का जामा पहनाया गया, आज गायत्री परिवार का जामा पहनाया जा रहा है। और हिंदू का तो 7वीं शताब्दी से हिंदू शब्द आया इस देश के अंदर, मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से। और मुगलिया सल्तनत आया तो मुगलों ने अपने पूर्वजों के, अपने इन्वेंटर के नाम पे यहाँ की पब्लिक को हिंदू कहना शुरू किया, देश का नाम हिंदुस्तान किया। हिंदू का जो शब्द है यह फारसी शब्द है और इसका मीनिंग बहुत ही घृणास्पद है। मुझे नहीं लगता कि उस मीनिंग को बताने की जरूरत है। वो काला, चोर और क्या है जो ये सम्मानजनक ने, जब अंग्रेजों के काउंटिंग हुई रिलीजियस बेस, तो उस समय ब्राह्मण कहा कि नहीं हम हिंदू हैं, बाकी यहाँ के हिंदू नहीं है। फिर 1911 आता है, 1901 से ये प्रयास करना शुरू किए। जब हिंदू कास्ट और हिंदू महासभा के ग्रुप बनने लगे, तब से हिंदू के नाम पे लोगों को इकट्ठा करने का हुआ। तो 1901 की जनगणना में
यहाँ के सभी लोगों को कहा कि ये हिंदू हैं। उसमें क्या, वो छिप गया। और ये हिंदू शब्द करके अभी जो भागवत या उनकी टीम ने जो पिछले साल ये वक्तव्य दिया था हिंदू में जनगणना कराने के लिए, उसके पीछे की मंशा ये थी कि अगर ट्राइबल जो कि पॉपुलेशन में 9.5% लगभग 10% की पॉपुलेशन शेयर कर रहा है पूरे भारतवर्ष की पॉपुलेशन का, ये आबादी अगर नॉन हिंदू तो हिंदू अल्पसंख्यक में आ जाए, क्योंकि यही नहीं होंगे फिर ओबीसी वाला भी हिंदू नहीं होगा, एससी वाला भी हिंदू नहीं होगा, तो बचा कौन? जी, ये ट्राइबल बेल्ट के अंदर अपने आश्रम चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं। शायद कौन सर तक हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। जी कौन सर, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? इंटरनेट की दिक्कत है। झाकड़ सर से हम बातचीत करना चाहेंगे। झाकड़ सर, ये जो अभी बात कर रहे थे वो सर ने हमें बताया किस प्रकार से वो प्रकृति को जगह और उनके किस टोटेम कहें या उनके जो कुल नाम है उससे पता चलता है कि प्रकृति के साथ सीधे जो मूल निवासी आदिवासी है उनका जो आइडेंटिटी है या जो उनका पूरा अलग है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अलग वो उनकी जो मूल पहचान है वो सामने आती है। तो आज की परिस्थिति में जब जनगणना हो रही है तो हमेशा ये मुद्दा सामने आता है कि कुछ जनगणना करने वाले लोग जो हैं आदिवासियों को उनके पीठ पीछे हिंदू लिख देते हैं वो जनगणना के पेपर में उनको बगैर पूछे, जैसे कि कौन सा आप भी बता रहे थे। तो ऐसे समय अपनी पहचान जो मूल पहचान है कि वो प्रकृति पूजक है उसको वो किस प्रकार से संजोए रखे और किस प्रकार से जनगणना या ये जो दस्तावेज है उसमें वो ला सके, इसके लिए क्या साहित्यिक आंदोलन या साहित्यिक पहल करने की आवश्यकता है? किस प्रकार से आगे इस चर्चा को बढ़ाया जाना चाहिए? शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ऐसा है कि ये जो जनगणना जब होती है और जनगणना के दौरान जैसे भी गोड़ साहब ने बता दिया है कि वो उनको हिंदू बनाया गया है जनगणना के अंतर्गत। एक्चुअली जैसे कि गोड़ साहब कहते हैं कि वो जो है तो ये इस देश का ओबीसी भी हिंदू नहीं है, इस देश का शेड्यूल कास्ट यानी एससी भी हिंदू नहीं है और आदिवासी भी हिंदू नहीं है और बाकी अल्पसंख्यक के बच्चे वो भी हिंदू नहीं है। तो हिंदू कौन है फिर? हिंदू वही लोग हैं जो ब्राह्मण धर्म के थे, जिन्होंने अपना यानी कि धर्म ब्राह्मण समझा था और जिनको उसमें सारे अधिकार है। तो वो जैसे ब्राह्मण, जैसे कि पूर्व के इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, या तो आज के इसमें ब्राह्मण और बड़ा जमींदार, या फुले जी के शब्दों में अगर कहा जाए, राष्ट्रपिता फुले जी के शब्दों में, तो शेठ जी, भट्टी, लाट जी, यानी ये जो व्यापारी यानी कि वो जो जमींदार है, बड़े बड़े जो सामंतवादी लोग वगैरह जो है जो उसमें से निकलते हैं और जो उनका ये करते हैं, तो उनको ये सारे अधिकार है, इसलिए उनका वो हिंदू। अब रही बात हमारी आदिवासियों, तो आदिवासियों ने जनगणना में सजगता से रहना चाहिए, सतर्कता से रहना चाहिए। इस बात को बताने के लिए साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने, यानी कि जो हमारे में के जो पत्रकार है वो सारे यानी कि जो मूल निवासी बहुजन समाज, जिसे हम एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी में फैला हुआ जो 85 से लेकर तो 90% जो भी हमारा समाज है, वो सारे समाज ने बड़ी सतर्कता से, उस समाज में ही ये पत्रकार भी उसी समाज से आते हैं, बड़े विचारक इसमें है, चिंतक है, विचारवंत है। अब उन लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्होंने अपने समाज की जो पहचान है खोई हुई, उस खोई हुई पहचान को उन्होंने अभी पहचानना चाहिए, क्योंकि वे इस देश के मूल निवासी हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि भाई आदिवासी और मूल निवासियों में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा कि आदिवासी ये
यानी कि समय के अनुसार की गई पहचान है। आदि का मतलब होता है पहले वाला, तो वो समय के अनुसार, तो उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन भी आ सकती है। लेकिन दूसरी जो पहचान है जिसे हम एबोरिजिन कहते हैं या तो इंडिजिनियस कहते हैं, तो उसे मूल निवासी कहते हैं। तो मूल निवासी यानी मूल का निवासी, तो ये भौगोलिक पहचान हो जाती है। और भौगोलिक पहचान होने से जिस भूगोल में हम रहते हैं उस भूगोल के हम मालिक हो जाते हैं। तो अगर हम मालिक है तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के इंडिजिनियस है, एबोरिजिन है। तो इसी पहचान के साथ में हमें जाना चाहिए। हमारे विचारक, तत्वचिंतक या जो प्रचारक है, जो पत्रकार है, उन सारे लोगों ने इस बात को समझना चाहिए। और तभी जाकर, क्योंकि केवल आदिवासी ही नहीं, आदिवासी के अलावा ओबीसी और एससी लोगों का भी, यानी कि वो खैर अलग सब्जेक्ट है, उस पर भी अगर हम बातें करते हैं तो यानी कि हम देखते हैं कि उनके भी, यानी कि उनके भी देवों के साथ में, और यहाँ तक कि अभी तो जो डीएनए टेस्ट हुआ, तो डीएनए टेस्ट के अनुसार भी इस देश का 85 से 90% जो समाज है, जिसे हम इंडिजिनियस कहते हैं, एबोरिजिन कहते हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी में फैला हुआ है, उसका डीएनए टेस्ट उन लोगों से नहीं मिला है। यानी कि जिन्हें हम ब्राह्मण और बनिया कहते हैं, उन लोगों के साथ में उनका जो डीएनए है वो यूरेशिया के लोगों के साथ में मिला हुआ है, इन लोगों के साथ में मिला नहीं। जबकि आपस में इन लोगों का, ये जो 85 से 90% जिन्हें हम मूल निवासी कहते हैं, उन लोगों का 97 से 99% तक इनका डीएनए जुड़ा हुआ है। तो हमने अभी ये वैज्ञानिक तथ्य और जो भी, यानी कि जो प्राकृतिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य है, और इसके साथ साथ जो लिटरेचर और जो संशोधन जो हमारे सामने आया हुआ है, इन सारी बातों को स्वीकार करते हुए हमारे समाज के अंदर इस बात का निरंतर प्रचार और प्रसार करना चाहिए कि हम इस देश के मालिक हैं और इस देश के, यानी कि इस पर बैठने का जो अधिकार है हम लोगों का है। इसलिए हम लोगों ने अभी इसकी तैयारी करनी चाहिए। हमारा जो ध्रुवीकरण है, हमारा जो पोलराइजेशन है, वो करना चाहिए। और समय रहते हुए मैं ये कहूंगा कि यानी कि ये आदिवासियों को, यानी कि आदिवासियों के लिए, यानी कि आदिवासियों के संबंध में ये मैं कहूंगा कि जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, वास्तव में उन लोगों ने अपने मूल पहचान के जो संकेत है, जैसे कि अभी गोंड साहब ने बताया नामों के बारे में, वो प्रकृति के जो संकेत है, यानी प्रकृति के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु है, जो वनस्पति है, उसके जो प्रतीक है, उस प्रतीकों के साथ में हमने अपने आप को जोड़ा और उसे जिंदा रखने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए हमने अपने आप को समर्पित किया है। तो मैं ये कहूंगा कि ये इन द नेम ऑफ आदिवासी है, तो इन द नेम ऑफ जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो अभी इतने जितने भी ट्राइब्स हमारे देश में है, तो उन लोगों ने इन सारे संकेतों को जिंदा रखा है। ये यानी कि ये टोटली जो ब्राह्मणी खेमा था, जो ब्राह्मणी धर्म था, जो वैदिक धर्म था, उस खेमे से अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से बचा के रखा है और ये उन्होंने संजो के रखा है। तो इस बात को और अच्छी तरीके से संजो कर रखने के लिए और निरंतर उसको संजोए रखने के लिए और अपनी मूल पहचान को दृढ़ करने के लिए, स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए अभी उन्होंने अपनी पहचान जो है वो मूल निवासी बतानी चाहिए, इंडिजिनियस बतानी चाहिए, एबोरिजिन बतानी चाहिए। जब भी जनगणना वाले आते हैं तो उन्होंने अपने आप को मूल निवासी बताना चाहिए। अपना धर्म, अपना जो कर्म है, वो सब मूल निवासी। वो भले ही तुम्हारे समूह का नाम एक अलग हो सकता है, जैसे कि मैं पारधी हूँ, या तो टाकनकार कहते हैं, या तो फिर गोंड कहते हैं, तो ठीक है। तो हमने अभी इस बात को अलग तरीके से ये करना चाहिए और हमारी ये बृहद पहचान जो है सब मिलाकर वो बनानी चाहिए कि भाई हमारे उस धर्म के कॉलम में जो है, धर्म के कॉलम में हमें हिंदू नहीं चाहिए। इसके बजाय हमारी जो पहचान है वहां पे, वो पहचान हमारी मूल निवासी होनी चाहिए, इंडिजिनियस, एबोरिजिन होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि अगर जाति के, जमाती के कॉलम में अगर हम हमारी जाति लिखते हैं तो धर्म के कॉलम में भी हमारी जाति ही लिखो, वही हमारा धर्म है। क्योंकि उसके साथ ही हमारी परंपराएं और हमारा इतिहास भी जुड़ा हुआ है और हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। हिंदू जब हम बन जाते हैं तो हमारा स्वाभिमान जो है वो हम खो देते हैं, हमारी पहचान भी खो देते हैं। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये
जो प्रचारक है, पत्रकार है, साहित्यकार है, इन सभी लोगों से, संशोधक है, इन लोगों ने अभी इस बातों को हमारे समाज के दिलो दिमाग में इन बातों को पिरोना चाहिए। इस प्राकृतिक और वैज्ञानिक सत्य को जो है वो उन्होंने रूबरू कर देना चाहिए समाज के लिए, और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और इस तरह समझना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद सर, आपसे अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, कृपया माइक ऑन करके आप अपनी बात रखेंगे। अभी जो आज का विषय है आदिवासी हिंदू नहीं वे प्रकृति पूजक है, इसके ऊपर और बहुत विस्तार से चर्चा होने की आवश्यकता है, लोगों तक इसको चर्चा करने की आवश्यकता है। क्या आप बताएंगे कि साहित्य के माध्यम से या और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करें और जन जन तक इसको पहुंचाए? क्या क्या उपाय आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, संक्षिप्त में सर, 5 मिनट का समय हमारे पास। जी प्रदीप जी, उसके पहले मैं 5 मिनट का समय लूंगा। उसके पहले मैं कोई आज मेरे पास टेलीफोन आया था, राजस्थान से भी आया था, और छत्तीसगढ़ का जब भ्रमण कर रहे थे तो उस पर भी मैंने देखा एक बाबा साहब के विरोध में कुछ लोगों ने एक मायाजाल फैलाया है ट्राइब्स के बीच में कि डॉक्टर अंबेडकर ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि ये टोटली निराधार चीजें हैं। जब जयपाल सिंह मुंडा जी ने आर्टिकल 13 पे डिबेट करते हुए उन्होंने कहा कि आपने शेड्यूल और ट्राइब्स डाला, और बाबा साहब ने उसको क्लियर किया कि शेड्यूल ट्राइब्स हमने जो डाला है यह आदिवासियों को संवैधानिक पहचान देने के लिए ही डाला है, और फिर मुंडा साहब ने कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने उनका समर्थन किया। अब एक तो इस तरह से जो ये चीजें फैलाई जा रही हैं, निश्चित रूप से ऐसी चीजें फैलाने वाले लोग नहीं चाहते, चाहे वो अपने स्वार्थ में हो या अपनी जगह है, लेकिन गलत तथ्यों के प्रचारित करने से जो भावनाओं का निर्माण हो रहा है उसको, उस निर्माण को तोड़ने के लिए, ऐसी भावनाओं को काउंटर करने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में अपने प्रचारक, अपने साहित्य, इसको लगाना होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अभी एक चीज जो मैंने निकाला था उसमें एक सामने रखूंगा। एक जैसे पिछड़ी जातियों के और अनुसूचितों के बारे में लोग कहते हैं कि ये है, इवन वो खुद को नहीं कहते कि मूल निवासी हैं। ऐसा क्यों? क्या इन जातियों ने इतिहास में कभी दावा किया है कि वो भी आर्यों की तरह बाहर से आए हैं? इन्होंने कोई दावा नहीं किया। इवन संविधान की डिबेट में ये बात कहा गया कि डिप्रेस क्लासेस के लोग जहां के मूल निवासी हैं, दे आर एबोरिजिनल। ये संविधान सभा की डिबेट में आया डिप्रेस क्लास, और डिप्रेस क्लास में बहुत सी जातियों को रखा गया था। तो हाँ, मैं अब आगे बोलता हूं कि हाँ, यह सत्य है कि आज इनका आवास और आर्य जातियों का आवास एक ही जगह है, लेकिन क्या इनकी बस्तियां अलग नहीं है? आप देखिए, जो गांव में कुंभी समुदाय है, कुशवाहा समुदाय है, राजभर समुदाय है, या हमारे शेड्यूल कास्ट की जो समुदाय हैं, सबकी बस्तियां अलग अलग हैं। एक गांव का नाम पड़ गया और उसमें ये सब विलेज के नाम पे चलते हैं, और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, कुर्मियान है, कहरान है ना, यहाँ कुमरान है। इस तरह जो है नामों में अपभ्रंश करके उनकी लोकेलिटी को, उनके सब विलेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब ये उनके साथ नहीं है, ये भी मूल निवासी हैं। क्या इनकी रोटी बेटी का संबंध पूर्व में आर्यों के साथ हुआ है? ऐसा कहीं नहीं मिलता। ये भी मूल निवासी है। हाँ, इनकी आर्थिक स्थिति वर्तमान के आदिवासियों से बेहतर रही है। अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत जमीन खेती इनके पास है। पशुपालन का कार्य भी इनके द्वारा ही होता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि वो आर्यों के साथ रहते रहते उनके प्रभाव में आने से अपने टोटेम की व्यवस्था से दूर हो गए, लेकिन परंपरा और रूढ़ी तो वही है, बस वहां ब्राह्मण बैठा है। अब तो चेतना आने से उसे भी बाहर किया जा रहा है।
उनकी जाति के नामों से क्या जीव जंतु वनस्पति का आभास नहीं होता? वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही जैसी जगहों में सामाजिक चेतना फैलने से प्राकृतिक धर्म से परंपराओं की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये आर्य होते तो क्या वैदिकता से बाहर आते? सर हर्बर्ट रिस्ले की किताब द पीपल्स ऑफ इंडिया, प्रथम संस्करण 1952 में द्वितीय लोक प्राइस पब्लिकेशन से प्रकाशित है। उनके नक्शे में यहाँ के मूल निवासियों को द्रविडियन ही बताया गया है, जिसे उन्होंने भौगोलिक स्थिति पे द्रविडियन को आर्य द्रविडियन, सीथो द्रविडियन और मंगोल द्रविडियन में वर्गीकृत किया है। अब जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान जैसे हमारे जाखड़ साहब ने बताया, और उसमें मैं एक चीज यही जोड़ना चाहूंगा कि हमें सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए मूल निवासी के रूप में लोकतांत्रिक मूल्य को स्थापित रखते हुए, नायकवाद से दूर रहते हुए स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में अधिग्रहित कर सामुदायिक जीवन की ओर आगे बढ़ना होगा। तो साथियों, आप देखिए कि ट्राइबल कल्चर में भी नायकवाद नहीं था, सामुदायिक व्यवस्था थी, गोंडोला व्यवस्था था, गणराज्य था। और आप पाएंगे कि भारत के आजाद होने के बाद 258 रियासतें केवल गोंडवाना की थी। उन सभी ने एक बेहतर, एक नए भारत के सृजन के लिए इस भारत में अपने को विलीन कर दिया, लेकिन आज उनके साथ धोखा हो रहा है। और इस धोखेबाजी का हम कैसे निपट सकते हैं, वो व्यवस्था यही है कि हमारी एक पहचान, मूल निवासी पहचान, स्वतंत्र, क्षमता और बंधुत्व के साथ, जो हमारे भारत के संविधान के उद्देश्य का स्पष्ट रूप से कहती है, इसके साथ जीवन यापन और इसी की बंधुता को बढ़ाते हुए हम अपने लक्ष्य को, संगठनात्मक लक्ष्य को पा सकते हैं। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसे राष्ट्र बना सकते हैं। और जो उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ के समस्त नागरिकों को हम न्याय, स्वतंत्रता, समता इंश्योर कर सके, जिसमें उसकी गरिमा हो और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने हमारी बातों को सुना। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें आज आदिवासी हिंदू नहीं वे प्रकृति पूजक हैं, इस विषय को लेकर के दोनों ने विस्तार से मार्गदर्शन किया। खास करके गोंड सर ने जो ये 3 शब्दों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित किया, आदिवासी हिंदू और प्रकृति पूजक, तो इसमें उन्होंने विस्तार से हमें बताया कि आदिवासी किस प्रकार से आर्यों की व्यवस्था से अलग है और आर्यों की व्यवस्था का और उनका कोई संबंध नहीं है। और जैसे कि जयप्रकाश मुंडा जी के बात आपने की कि उन्होंने संसद में उन्होंने बताया कि आर्य जो हैं यहाँ से बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के लोग नहीं है, और यहाँ के जो आदिवासी हैं ये इस देश के मूल निवासी हैं। तो साथियों, आज हमने जो चर्चा की है, मैं पुनः एक बार एमएनटी न्यूज नेटवर्क की ओर से आप हमारे जो दोनों आज के पैनलिस्ट वक्ता रहे, दोनों का आभार व्यक्त करता हूं एमएनटी न्यूज नेटवर्क की ओर से और दर्शकों की ओर से। और आपकी अनुमति लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं और कल के कार्यक्रम की यहाँ पर हम घोषणा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। साथियों, आज जो हमने चर्चा की है, आदिवासी हिंदू नहीं वे प्रकृति पूजक है, इस विषय पर हमने चर्चा की। हमारे साथ जुड़े थे मूल निवासी इंजीनियर उमेश चंद्र गोंड सर, आप मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मूल निवासी धनंजय झाकरडे जी हमारे साथ जुड़े थे। हमारे साथ आरएल ध्रुव जी नहीं जुड़ पाए इंटरनेट के कारण से, और हमारे साथ बुधन तिग्गा जी भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। दोनों का इंटरनेट की दिक्कत हो रही थी वहां पर जहां पर वो रह रहे हैं।
तो वो जुड़ नहीं पाए, लेकिन आगे भी हम उनसे इस विषय पर और अन्य मुद्दों पर उनकी हम राय लेना चाहेंगे। कल का विषय बता करके इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। कल का विषय है पर्यावरण सुरक्षा व संवर्धन में महिलाओं का योगदान। इस विषय पर हमारे साथ कल बातचीत करेंगे मूल निवासी अकय झारिया मीन्स, राज्य समन्वयक है नेशनल हेल्थ मिशन के झारखंड से। मूल निवासी डॉक्टर जन्मेजय कुमार जी हैं, सामाजिक विचारक और कार्यकर्ता हैं बिहार से। और मूल निवासी दीपक दास जी हैं, ग्राम प्रधान है ग्राम पंचायत बादम से, राज्य उपाध्यक्ष पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक झारखंड से। तो ये तीनों के साथ कल चर्चा करेंगे मंगलवार को 8 जून रात्रि 8:30 बजे। तो साथियों हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भीम, जय मूल निवासी।